जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां आप प्रतिदिन देख रहे हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। वो भी या तो एक ही लगभग जो सीरीज चल रहा है उसमें, या फिर अलग अलग जो भी पब्लिकेशन है उनका भी पब्लिश किया जाता रहा है। तो आज जो एडुटेरिया का हम ये चौथा सेट का डिस्कशन कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट इसका हो चुका है एडुटेरिया का। तो आज जो एडुटेरिया का है चौथा प्रैक्टिस सेट का हम इसमें डिटेल करेंगे। इससे पहले अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट जो नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए। और परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप जितना जी जान लगा के हो प्रयास कीजिए कि जितनी भी तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। और आपका जब एग्ज़ाम निकट आ जाए तो उससे पहले आप उतना हड़बड़ाने की स्थिति पे ना हो, तो पहले से ही जी जान से तैयारी कीजिए। तो चलिए आज जो है हम एडुटेरिया का चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं जो चौथे प्रैक्टिस सेट का है कि महोत्सव का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समारोह या जलसा। वह उत्सव जिसके पीछे किसी व्यक्ति या स्थान की महानता का बखान हो महोत्सव कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आप कौन सा सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा क, ख, ग, घ। तो जो भी ध्वनि है आप उसका उच्चारण खुद से भी करके आप परीक्षा हॉल में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झरना। अगला प्रश्न देखेंगे तोपची में कौन सा कौन सा प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ची। अगला प्रश्न देखते हैं कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जुन का। जो कृष्ण का आपको पर्यायवाची अगर पूछा जाए, वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला। अर्जुन का जो अभी इसमें है आपको धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कौन्तेय और सव्यसाची इन्हीं का है। और युधिष्ठिर का इसमें अगर पूछा जाए तो आपको कौन्तेय, धर्मराज, धर्मपुत्र, अजातशत्रु। और विष्णु का पर्यायवाची आपको गरुड़ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, नारायण, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति इत्यादि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि आह्वान का जो विपरार्थक शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अर्थात कोई व्यक्ति बहुत फेमस है, अगर उसका परिचय दीजिएगा तो उसमें ये होगा कि सूरज को आप दीपक दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है महर्षि का संधि विग्रह क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाजोर, ऋषि। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बादल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस द ग्रामेटिकल एरर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्यूरेटली राइट। अगला प्रश्न देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय डैश जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हैज बिन रिटन। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रेसिस्टेंस का क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्यूजल। अगला प्रश्न देखेंगे कि सेलेक्ट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिडन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्ब्रेसेस। अगला प्रश्न देखेंगे, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू पुट मैक्सिमम एफर्ट। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन और डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको जुबिलियंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें ये न्यूटन का जो लॉ है, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में बराबर पूछे जाते रहते हैं, तो आप इसको जरूर से ध्यान रखेंगे कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम, तृतीय गति नियम या द्वितीय गति नियम जो भी है, इनको जरूर आप एक बार याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो आपको सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, कि न्यूटन का जो है प्रथम गति नियम से जो है वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहना चाहता है जब तक आप उस पर कोई बाहरी बल न लगाएं। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार से पदार्थ एक प्राकृतिक गुण जो जड़त्व को परिभाषित करता है और जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव और उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। अगर आपको न्यूटन का तृतीय गति नियम के बारे में पूछा जाए तो प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत प्रतिक्रिया के बारे में है। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण आपको पूछा भी जाता है कि एक तैराक जब अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलने की क्रिया करता है तो धकेला हुआ जो पानी है तैराक को उतनी ही प्रतिक्रिया से आगे की ओर धकेलता है। इसी प्रकार से अगर जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली जो है जिस बल से आगे बढ़ती है तो बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगता है। इसे आप क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला गति नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य गुहिका हो जाएगा। मुख्य गुहिका जो है यह आहार नाल की जो अग्र द्वार है जो कि दो ओष्ठों द्वारा रक्षित होता है, मुख्य गुहा में खुलता है। मुख्य गुहिका की जो लाइनिंग है उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा हो जाएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं जैसे वाहनों में लगा रहता है, ये पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं, और ये साइड मिरर में रहता है और उसमें वस्तु जो है अपने वास्तविक से छोटी दिखाई पड़ती है और बहुत दूर तक ये कवर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग के पेशीय संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस का जो हमारा काम होता है कि मानव एवं अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आंख को भीतर जो है एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है जिसका काम आंख के जो प्यूपिल होते हैं, जो ताड़े होते हैं, के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये वो भाग है जैसे आपको आंख में होता है क्या कि काला वाला जो पार्ट होता है उसमें एक बिंदु वाला पार्ट होता है, वही हमको हमारा आइरिस कहलाता है। जैसे आप अगर किसी धूप वाले स्थान पे हैं, कभी अब बहुत ज़्यादा धूप है वहाँ पे आप खड़े हैं तो आइरिस वहाँ पे सिकुड़ जाती है क्योंकि प्रकाश की मात्रा को बहुत ही कम वो कर देती है ताकि रेटिना पर उतना ज़्यादा ना जाए। लेकिन जैसे ही आप एकाएक धूप से अगर आप किसी अंधेरे रूम में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि
प्रकाश की मात्रा उन्होंने बहुत कम अपने अंदर ऑब्जर्व की है, और वो धीरे धीरे जब वो कुछ समय के बाद आपको रूम में दिखाई देने लगा, क्योंकि वो जो फिर आयरिस है धीरे धीरे खुल के बड़ा हो जाता है। तो ये आयरिस का काम है। और आपको कॉर्निया के बारे में अगर जानना हो तो कॉर्निया जो है आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाह्य प्रकाश जो बाहरी प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 भाग होता है, जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का जो है प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। और प्यूपिल के बारे में अगर जान लें तो प्यूपिल जो है हमारा परितारिका या अर्थात जो आइरिस के केंद्र में मौजूद काले घेरे को आँख की पुतली कहते हैं। और रेटिना हमारी आँख को जो है प्रकाश जो आँख की प्रकाश जो है संवेदनशील कोशिकाओं की परत होती है जिस पर प्रकाश केंद्रित होता है। जब अंधेरा होता है तब यह हमारी पुतली ज़्यादा प्रकाश देने के लिए या फैलने या खुलने की इजाज़त देती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप कि डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैस के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम का नियम। ग्राहम के नियम के अनुसार निश्चित ताप व दाब पर गैसों की विसरण की दर जो है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि केपलर का नियम, तो केपलर के जो ग्रहीय गति नियम इनके द्वारा दिया गया था। पास्कल के नियम, जब किसी बंद पात्र में जो है रखे द्रव पर जो है किसी एक भाग पर संतुलन अवस्था में दाब लगाया जाता है तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव का सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। जैसे कि पास्कल के नियम के अनुसार जैसे जेसीबी वगैरह कार्य करते हैं। और टिंडल का जो प्रभाव है, टिंडल का जो नियम है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब आप देखे होंगे कि घर में कहीं पे अगर छोटा सा छिद्र है, कहीं वहाँ से सूर्य की किरण आने की है, तो आप देखेंगे बहुत सारे धूल कण जो उड़ते रहते हैं, वही आपको टिंडल प्रभाव से हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B3 को। विटामिन जो है आपको बी में जो भी अलग अलग से हैं उसका अलग अलग नाम है। पहले कुछ विटामिनों के नाम जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, और विटामिन B1 थायमिन है, B2 राइबोफ्लोविन है, विटामिन 3 जैसे अभी जाने आपको विटामिन 3 उसको नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटीन, और विटामिन B9 को फ्लोटेस कहते हैं। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका रहता है कि विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो साइनोकोबालामिन इसको कहते हैं। और विटामिन सी आपको स्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई टैकोफेरॉल, और विटामिन के जो लास्ट में बच जाता है इसे हमें फिलोक्विनोन के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम जो है वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज एक पाचक एंजाइम है जिसे कभी कभी पाचक रस के रूप में भी जाना जाता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। अग्नाशय, पेट और रीढ़ के बीच स्थित एक लंबा अंग अधिकांश लाइपेज का उत्पादन करता है। और लाइपेज लार जो है थूक जिसे कहते हैं ग्रंथियों और पेट में भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मर्चेंटिया। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब नीले रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग पीला हो जाएगा, उसका रंग हरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस खनिज ऑब्लिक विटामिन की कमी से गर्दन की जो ग्रंथियां हैं सूजी हुई दिखाई देती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन। जो आयोडीन की कमी से जो है हमारा गले का जो है घेंघा रोग होता है। और आयोडीन जो है हमारा इसका एक ही ये घेंघा रोग तो होता ही है, इसकी कमी से आपको गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट
और जो कभी कभी बच्चे जो मृत बच्चे पैदा होते हैं ये भी होते हैं। तो और बहुत सारे जो है आयोडीन का हमारे शरीर में बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट, सेस्मोइड हो जाएगा। जो पेशीय ऊतक हैं वे ऊतक होते हैं जिनसे जंतु के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। ये कोमल होते हैं तथा इनके कारण जो है आपको पेशियों में जो है संकुचन की क्षमता होती है। पेशी ऊतक जो होते हैं लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। पेशी ऊतकों के कारण ही हमारे शरीर में गति संभव हो पाती है। पेशीय ऊतक के प्रकार हैं रेखित पेशी और आरेखित पेशी। हृदय पेशी के जो प्रकार हैं कंकाली पेशी और हृदय पेशी। अगला प्रश्न देखे हैं कि राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें किसकी कमी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है आपको। और इसमें जो है आपको विटामिन ए की कमी से जो है आपको, और देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से आपको जो वृद्धि होता है विकास वो रुक जाएगा आपको, क्योंकि जो हमारा ये है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा जरूरी है। रतौंधी फिर जेरोफ्थेलिया आँख से संबंधित बीमारी आपको विटामिन ए का जो है कारण बनता है। और विटामिन बी1 भी आपको भूख और वजन को घटा देता है, और इस तरह से बेरी बेरी का वो है। उसके बाद फिर आपको विटामिन ई जो है जनन शक्ति को ये कम कर देता है। विटामिन डी आपको रिकेट्स का कारण बन जाता है, सूखा रोग जो बच्चों में हो जाता है। और विटामिन सी तो जानते हैं अस्थियों के चारों ओर का स्राव जो है आपको, मसूड़ों का फैलना और हल्का सी चोट लगने पर भी खून का निकलना, ये विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश और सिंचाई, पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च तापमान और 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आपको कपास जो है आपको कपास उगने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता है, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसको कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। यह मृदा सभी आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना इत्यादि से भरपूर होता है। काली मृदा में आमतौर पर फास्फोरस पोषक तत्वों की कमी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जो है आपको जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा। क्रांतिकारी ये थे। भगवती चरण वोहरा के द्वारा जो है बम का प्रसिद्ध लेख दर्शन लिखा गया। बम के दर्शन सहित उन्होंने 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज लिखे, अन्य 2 थे नौजवान सभा के घोषणा पत्र और HSRA के घोषणा पत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरो के द्वारा किया गया है। इनका जो है व्योममित्र रोबोट जो इसका बनाया गया है, तो इनका एक आधा ह्यूमनॉइड है जो अंततः अंतरिक्ष में उड़ान भरता है और इसरो के लिए मानव युक्त मिशन के लिए जमीन तैयार करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखा परिधि में जो है ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 62 तक रहे, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय बने।
और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना आपको 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह, और इसी विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथ से छीनकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि सितारा देवी किस वाद्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक नृत्य से संबंधित है। जो सितारा देवी है भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनका जन्म आपको 8 नवंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था और इनकी जो है 25 नवंबर 2014 को इनका निधन हो गया। अपने जो सुदीर्घ नृत्य कार्यकाल के दौरान इन्होंने देश विदेश में कई कार्यक्रमों और महोत्सवों में अपने नृत्य प्रतिभा का परिचय दिया तथा बॉलीवुड की अनेक अभिनेत्रियों को नृत्य का प्रशिक्षण भी दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। जो सार्क जो हमारा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो इसकी स्थापना आपको दिसंबर 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके संस्थापक सदस्य देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अफगानिस्तान जो है 8वें सदस्य के रूप में इसमें बाद में सम्मिलित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा में जो है अनुच्छेद 19 की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपको 30 वर्ष है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है, जो कभी भंग नहीं होता। यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वेज नहर परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में किया गया था। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और म्यांमार भारत का जो सीमा है सुडालैंड को हॉटस्पॉट का क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन पार्क जो है कानपुर का किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। आपको ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको कानपुर में है और ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे या पीछे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे है। प्रत्येक देश के लिए अपना अपना ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वहाँ से अपना वो आगे या पीछे होता है। जो भारत में है हमारा 82.5 डिग्री जो पूर्वी दिशांतर है इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, इसे ही हमारा मानक समय माना गया है। ये आपको ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 1 डिग्री में आपको 4 मिनट का अंतर हो जाता है और 5.5 जैसे ही आप 82.5 डिग्री को आप काउंट करेंगे तो 5.5 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA स्थानीय पवन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनूक हो जाएगा। चिनूक अमेरिका का स्थानीय पवन है और जबकि आपको फॉन आपको आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड का है, हर्मटन आपको पश्चिमी अफ्रीका और मिस्ट्रल आपको स्पेन एवं फ्रांस की है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो इसका हम बताया था कि बड़ा आसान सा है कि अर्जुन और कृष्ण का बड़ा आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपको आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित था, परंतु ये जो है आपको 2 जून जब 2014 से तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया है, अब ये परियोजना दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर यह स्थित है हरिद्वार, बाद बाकी जो भी है यमुना नदी के तट पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, अगला प्रश्न होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के बारे में बात की जा रही है, और आपको प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गए, और कानून मंत्री आपको BR अम्बेडकर हो गए, और सरोजिनी नायडू जो है आपको भारत की प्रथम राज्यपाल बनी है, और महिला राज्यपाल इसे बोल सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था? तो यहाँ पे देखिए इसमें है कि ऑप्शन नंबर बी है, बिंबिसार के बारे में। आप बहुत जगह ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने बुद्ध के जो है गौतम बुद्ध के सेवा के लिए उन्होंने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट है कि राजवैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहते थे, और जहाँ पे कहीं आवश्यकता हो तो उनकी सेवा में और इलाज के लिए इनको भेजा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज। ये आपको जो है स्थानीय शासन या अर्थात राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मैनरहीन जो रेखा है किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूस और फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। मैनरहीन रेखा रूस तथा फिनलैंड के मध्य सीमा बनाती है, जबकि आपको मैग्नॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। आपको भारत और पाकिस्तान के बीच आपको रेड क्लिफ रेखा है। और इसी तरह से रेखा से संबंधित प्रश्न जो है इससे भी कभी कभी आते रहते हैं, तो इनको भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ के तथा राजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य जो है अमृतसर की संधि हुई थी। और रंजीत सिंह जो है 1799 में लाहौर का शासक बना था, और इन्होंने अपने सूबों को 4 भागों में बांट दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है। और अगला प्रश्न देखेंगे कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। हमारा जो ये 42वां संविधान संशोधन है आपको 1976 में किया गया था, और इसके तहत संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह की जो घूर्णन गति सर्वाधिक है, यह करीब 10 घंटे में ही अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण से? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये आपको भूमध्य सागर से जो जेट स्ट्रीम की धाराएं चलती है उसके कारण से होता है, और ये इसके कारण से पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में जो ठंडी के समय में भी वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी जो है प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची हो जाएगा। जो 10वीं अनुसूची है संविधान में 52वें संविधान संशोधन जो 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची आपको नगर निकाय अर्थात नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक संचरण हो जाएगा। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना ऋणात्मक संचरण होता है। सागरीय जल का बृहद स्तर पर संचलन ज्वार के कारण होता है। दैनिक रूप से 2 बार घटने वाली यह घटना चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण से घटित होती है। और समुद्र के जो है पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग में फैला हुआ है, और ये एक लवणीय जल का निकाय है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2 समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रंश घाटी कहते हैं।
ये जो है दो समानांतर भ्रंशों के बीच जो धसे हुए भाग है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। भ्रंश घाटियां जो है लंबी, सकड़ी एवं गहरी होती है। आपको जर्मन भाषा में इसे ग्रॉबन कहा जाता है और नदी घाटी जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। 1885 में सभी कारखाने की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से बाल श्रम के लिए लाया गया कानून था। कार्य करने के बीच में जो है इसमें आधे घंटे की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित हो जाएगा। तो जैसे अमेरिका आपको विकसित अर्थात डेवलप्ड कंट्री है, उसमें प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाएगा? तो यह जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयकर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था अर्थात डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल संविधान के ही द्वारा घोषित किया गया है। लेकिन इसमें अगर प्रस्तावना में जोड़ने की बात होगी तो वो आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है इसमें। और आपको अगर संविधान के और सब में जैसे जाएंगे, इसमें कुछ 78 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है, ये आपको मुख्य रूप से इसको जो 42वें संविधान की जो कुछ त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए जाना जाता है। और इसमें जो है संपत्ति का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार था उसे हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो हम स्वतंत्रता के बाद जो है विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा है। इसीलिए हमें भारत का बिस्मार्क की भी इसे उपाधि दिया जाता है और इसे भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में जो है आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और इनका जो है ये 137वीं जयंती का अवसर पर इनका उद्घाटन किया गया है। लौह पुरुष की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। वे आधुनिक भारत के जो है निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और हैदराबाद के निजाम के द्वारा जो भारत में विलय का प्रस्ताव जब अस्वीकार कर दिया गया था तो वहाँ पर जो है सेना भेजकर उनके द्वारा आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करवाया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रतिबंधित सांतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनम वांगचुक हो जाएगा। प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार जो है 2023 सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स डैश स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है आपको 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हो जाएगा। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए की तैयारी के लिए जो है लचीलापन जो है PRET पहल शुरू किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
अगला प्रश्न देखेंगे कि गर्मियों में पानी की कमियों को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना हो जाएगा। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नंदनी गुप्ता को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में जो है बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब की जो है 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी, ये सही है आपको। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं, ये सारे चीज़ सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में समावेशिक थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि अब जो 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला जो रखी है, जो कहाँ रखी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा। 25 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला केरल में रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इस प्रकार से लगता है ये, इसके बाद अब शायद मैथ का सवाल है ये सारा। हाँ, ये मैथ का सवाल है, मैथ रीजनिंग का। तो यहाँ पे ये 100 प्रश्न जो है इस सेट का आज कंप्लीट होता है। तो अगर आपसे फिर एक बार आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि परीक्षा में समय ज़्यादा दिन नहीं बची है और आप जितना जी जान लगा के हो तैयारी कीजिए और जितना संभव हो अपना रिजल्ट पक्का करने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट और भी पड़े हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें भी देखिए। मास्टर वीडियो और भी पड़े हुए हैं, अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो उन्हें भी देखिए। मास्टर वीडियो आपको रिवीजन के लिए दिया जाता है। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।